हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बैक हॉरर, जहां मैं आपको कुछ ऐसे क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं जो कि आपने ही मेरे साथ शेयर किए होते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा। इस पर आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी में आगे की ओर। दोस्तों, आज का ये इंसिडेंट उत्तराखंड से है जिसे मेरे साथ शेयर किया है अमन जोशी ने। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं अमन जोशी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अमन जोशी है और ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 2 साल पहले घटी थी। दरअसल उस समय पर मैं अपने गांव अहमाबाद से अपने मामा के गांव जा रहा था। मेरे मामा का गांव थोड़ा दूर पड़ता है और मैं निकला भी शाम के समय था, इसलिए रास्ते में मुझे काफी रात हो गई। और हमारे उत्तराखंड में कहा जाता है कि रात के समय आपको यहाँ सफर नहीं करना चाहिए। बाकायदा मैंने भी इस बात को महत्व देते हुए रात के समय में एक होटल बुक कर लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि सारा मामला इसी होटल से शुरू होने वाला था। दरअसल जब उस रात मैं उस होटल के अंदर रुका था तो उस रात मुझे उस होटल में कुछ अजीबोगरीब महसूस हुआ, ऐसा जैसा कि मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया था। होटल के उस रूम के अंदर मुझे अजीबोगरीब बेचैनी होने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने खाना खाया और इसके बाद मैं उस कमरे के अंदर सो गया। रात के 3 बजे के आसपास की बात थी। मेरी अचानक से आंखें खुली, लेकिन बस मेरी आंखें ही खुली थीं, क्योंकि मैं चाहकर भी अपने शरीर को हिला डुला नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने मेरे शरीर पर वजन रख दिया है। मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ चुके थे और मेरी छाती के ऊपर मुझे एक वजन सा महसूस हो रहा था, ऐसा जैसे कि कोई मेरी छाती को दबा रहा है, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद मैंने मन ही मन में अपने कुल देवता और देवी देवताओं का नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ये कहा जाता है कि अक्सर आपके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके ऊपर बैठ जाती है और आपका गला दबाने की कोशिश करती है। लेकिन उस रात कोई मेरी गर्दन तो नहीं दबा रहा था, पर मुझे अपनी छाती पर काफी वजन महसूस हो रहा था। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो तो अपने देवी देवताओं का नाम लेना शुरू कर दीजिए, और मैंने भी ऐसा ही किया। कुछ समय के बाद ही मेरे शरीर से वो वजन अचानक से हल्का हो गया और मैं चिल्लाते हुए उठा। उस समय पर मेरा शरीर पूरा पसीने से तरबतर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या है। इसके बाद जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के लगभग 3:15 बज चुके थे और फिर मैंने भी दोबारा सोना सही नहीं समझा। इसके बाद मैं होटल के वॉशरूम के अंदर गया और वहां जाने के बाद मैंने नहाना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं शावर ले रहा था उस समय भी मुझे किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मुझे बार बार देख रहा है। सच कहूँ तो उस रात मुझे काफ़ी डर लगा और इसके बाद मैंने उस होटल से चेकआउट किया। फिर मैं निकल पड़ा अपने मामा के गांव की ओर। सुबह 11 बजे के आसपास मैं अपने मामा के गांव पहुंच चुका था। मामा के घर पहुंचने के बाद मैंने खाना खाया और उनसे काफ़ी सारी बातें की। इसके बाद मैं अपने मामा के लड़के को लेकर, जिसका नाम नीतू है, निकल पड़ा गाँव में घूमने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय के बाद गाँव में आया था। और फिर पूरी दोपहर मैं और नीतू हम दोनों उस गांव के अंदर घूमते रहे। मैंने अपनी बचपन की यादें ताज़ा की, क्योंकि मुझे इस गांव में आए हुए लगभग 6 से 7 साल हो चुके थे और तब मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था। और इसके बाद शाम के समय मैं नीतू के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। इसके बाद क्रिकेट खेलकर जब हम वापस आए तो मामी ने खाना रेडी कर रखा था। इसके बाद मैंने अपने मामा जी और नीतू के साथ बैठकर खाना खाया और खाना खाते समय मैंने होटल में अपने साथ हुई उस घटना के बारे में अपने मामा जी को बताया था। लेकिन मेरी बात सुनकर मामा जी ने हंसते हुए मुझसे कहा, अरे बेटा, बस तेरे मन का वहम होगा, होटलों में क्या ऐसे भूत प्रेत घूमते हैं। इसके बाद खाना खाकर मैं और नीतू सोने के लिए ऊपर छत पर चले गए। थोड़ी देर तक हम दोनों ने कुछ बातें की। अभी मेरी आंखें लगी ही थी। मैं थोड़ी देर ही सोया था कि तभी किसी ने मेरे नाम से मुझे पुकारा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे नीतू ने मुझे पुकारा हो, लेकिन जब मैंने देखा तो नीतू मेरे पास सो रहा था। ये देखकर मैं काफ़ी हैरान था, क्योंकि वो आवाज़ कुछ नीतू की तरह ही लग रही थी। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, इसलिए मैं फिर से सो गया।
लेकिन रात के लगभग 2 बजे के आसपास मुझे फिर से किसी की आवाज़ें आने लगी और कोई मुझे बार बार मेरे नाम से बुला रहा था। ये आवाज़ें सुनकर एकदम से मेरी आंख खुली और जागते ही मैंने देखा कि कोई काली सी परछाई मेरे पास से निकल कर गई है। इसके बाद मैं उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैंने अपने पास में ही सो रहे नीतू को उठाया और इसके बाद मैंने नीतू को बताया कि अभी अभी मेरे पास से एक काली सी परछाई निकल कर गई है और किसी ने कई बार मुझे मेरे नाम से पुकारा है। जब नीतू ने मेरी इन बातों को सुना तो नीतू भी काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैं और नीतू इसके बाद नीचे आ गए और हम नीचे के कमरे में आकर सो गए। लेकिन रात के 3 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथ पैरों को पकड़ लिया है और कोई मेरी छाती के ऊपर बैठा है। लेकिन इस बार मेरी छाती के ऊपर इतना ज़्यादा वजन था कि मैं चाहकर भी सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे सांसें लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन मेरी आंखें भी नहीं खुल पा रही थीं और मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो वजन अचानक से मेरी छाती से हटा और फिर अचानक से मेरी आंखें खुली। जागते के साथ ही मैंने नीतू को जगाया और नीतू से कहा कि अभी अभी मेरी छाती के ऊपर कोई बैठा हुआ था। लेकिन नीतू ने मेरी बात सुनते ही कहा कि शायद तुम्हें स्लीप पैरालिसिस हो गया होगा, अक्सर ये लोगों को होता रहता है, लेकिन इसमें भूत प्रेत जैसी कोई बात नहीं है। इसके बाद सुबह हुई और फिर से मैं गाँव में घूमने के लिए निकल पड़ा। लेकिन अगले 3 रातों तक ये सब कुछ मेरे साथ चलता रहा। 3 रातों तक मुझे डरावने सपने आते रहे और ऐसा लगता रहा कि रात में कोई बार बार मुझे पुकारता है। लेकिन मैंने अपनी मामी और मामा को ये बातें नहीं बताई थीं, लेकिन नीतू को सब कुछ पता था। मेरे साथ ये सभी घटनाएं लगातार चल ही रही थीं और अब मामा के गाँव में मेरा ये चौथा दिन था और शाम के समय मैं नीतू के साथ घूमने के लिए गया हुआ था। लेकिन जब मैं नीतू के साथ निकला तो मुझे यहाँ तक तो याद है कि मैं और नीतू बातें करते करते गांव के अंदर जा रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं अपने मामा के घर में चारपाई पर लेटा हुआ था और मुझे देखकर मेरी मामी, मेरे मामा जी और नीतू ये तीनों ही अजीबोगरीब रिएक्शन दे रहे थे, जैसे इन्होंने मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब देख लिया हो। इसके बाद मैंने अपने मामा जी से पूछा, मामा जी क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? तब मेरे मामा जी ने बताया कि तुम्हारे साथ अभी जो हुआ है वो कुछ ठीक नहीं था। अब तुम्हें जल्दी अपने घर चले जाना चाहिए क्योंकि ये गांव तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। इसके बाद मैंने उनसे पूछा, आखिर हुआ क्या था, ये तो बताओ। तब मेरे मामा जी ने बताया कि दरअसल तुम्हारे ऊपर किसी ऊपरी हवा ने अपना डेरा जमा लिया था और इसके बाद तुम कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। लेकिन मैंने मामा जी के मुंह से बस इतना ही सुना था। इसके बाद फिर से क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन फिर जब 2-3 घंटे के बाद मुझे होश आया तो फिर मेरे सामने एक पंडित जी बैठे हुए थे और वो मुझे ही देखे जा रहे थे। इसके बाद उन पंडित जी ने हंसते हुए मुझसे कहा, क्यों बेटा, सपने में भूतों की बारात देखी थी? उनकी ये बात सुनकर मैंने उनसे कहा, हाँ बाबा, पर आपको कैसे पता? मेरी ये बात सुनकर वो पंडित जी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने मेरे हाथों में एक कलावा बांध दिया। कलावा बांधकर उन्होंने मुझे खाने के लिए भभूति दी, यानी जो राख होती है उसे मुझे खाने के लिए दिया। इसके बाद पंडित जी ने मेरे मामा जी से कहा कि कल सुबह होते ही इस लड़के को इसके घर पहुंचा देना, यहाँ रहना इसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके बाद मामा जी ने हामी में सिर हिलाया और फिर उन्होंने अगली सुबह ही मुझे अपने घर भेज दिया और मैं मामा जी के लड़के नीतू के साथ अपने घर वापस आ गया। इसके बाद जब मैंने नीतू से पूछा कि आखिर मुझे वहाँ पर हुआ क्या था, तब नीतू ने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताईं जिनके बारे में जानकर आज भी मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ कि क्या सचमुच में ये मेरे साथ हुआ था। दरअसल नीतू ने बताया कि जब हम घूमने के लिए गए थे तो तुम बेहोश नहीं हुए थे, बल्कि तुमने अपने हाथ को मेरे हाथ से छुड़ाया और तुम जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे थे और तुम्हारी भाषा कुछ अजीब ही लग रही थी। दरअसल तुम बंगाली भाषा में बातें कर रहे थे और बंगाली में हम सबको गालियां निकाल रहे थे। इसके बाद तुम जमीन पर बैठ गए और फिर कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। जब आसपास के लोगों ने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें देखते ही समझ गए कि तुम्हारे शरीर में कोई ऊपरी हवा आ चुकी है और फिर मैं और गांव वाले मिलकर तुम्हें पंडित जी के पास ले गए। इसके बाद पंडित जी ने तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र किया और बड़ी मुश्किल से तुम्हारे शरीर से उस आत्मा को बाहर निकाला
और इसके बाद मैं तुम्हें अपने घर लेकर चला गया। इसके बाद जब घर में तुम्हें दोबारा होश आया तो तुम अचानक से बहकी बहकी बातें करने लगे और फिर से वो एंटिटी तुम्हारे शरीर के अंदर आ गई और तुम फिर से अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। इसके बाद 3-4 लोगों ने तुम्हें पकड़ा, लेकिन तुम किसी के भी बस में नहीं आ रहे थे। फिर आखिरकार गांव वालों ने वहीं पर यानी हमारे घर में ही पंडित जी को बुलाया और फिर पंडित जी ने तुम्हारा दोबारा से इलाज किया। दोस्तों, अमन जोशी ने बताया कि दरअसल इनके ऊपर किसी एंटिटी का पजेशन हो गया था और इसके बाद क्या हुआ इन्हें कुछ याद नहीं। जो इन्होंने बातें बताई हैं ये बाद में इनके मामा मामी ने इनको बताई थी। तो दोस्तों, ये था अमन जोशी का रियल इंसिडेंट। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अमन जोशी ने एक और बात थी जो मुझे बताई थी। दरअसल अमन जोशी ने ये बताया था कि उत्तराखंड के अंदर ऐसा माना जाता है कि अगर सपने में किसी को भूतों की बारात दिखाई दे तो उसके अगले दिन ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है जिसने सपने में भूतों की बारात को देखा होता है। तो क्या ये बात सही है? अगर आप में से कोई उत्तराखंड से है तो इस बात को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कंफर्म करें। एंड आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। आपकी कहानी को भी जल्दी ही इस चैनल पर इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर आप में से कोई नया व्यूअर है तो उसको बता दूं कि दोपहर को 1 बजे इस चैनल पे एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाई जाती है एंड रात को 10 बजे इस चैनल पर आती है बब्बन तांत्रिक की सीरीज। एंड और भी स्टोरीज हैं जो कि रात को 10 बजे आएंगी, लेकिन दोपहर के समय में इस चैनल पर रियल हॉरर इंसिडेंट ही सुनाए जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई कहानी है तो यार सेंड कीजिए एंड सुनते रहिए डरावनी कहानियाँ बैक हॉरर पर केपी चौधरी के साथ।